गारंटीज देनी थी एडीबी ने और एआईबी ने। इन बैंकों के पास जब ये मंसूबे जाते हैं शॉर्टलिस्ट होके, तो जो टेलीमेट्री का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भारत एतराज कर देता है। भारत वहां पे बैठता है, बोर्ड का मेंबर है। भारत का एतराज उसके ऊपर ये आया एडीबी के अंदर कि ये इसका जो आपने सब प्रोजेक्ट का कंपोनेंट है, इसका एक जो आपने इक्विपमेंट लगाना है वो मंगला जो है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, विच इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो चाहे इधर आजाद जम्मू कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, वहां पे वर्ल्ड बैंक और एडीबी लैंड नहीं करती, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है। तो एडीबी कि जब वहां पे ये इतराज हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने वहां पे इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और इंडिया के इतराज के बाद जो मंगला वाला कंपोनेंट था एक वहां उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये काम बड़ी खामोशी से हुआ। क्या इनको ये प्रोजेक्ट जो है, ये कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स इन एजेंसीज को भेजने से पहले इनको वेरीफाई नहीं करना चाहिए था? पंजाब गवर्नमेंट ने, जो मुझे बताया गया, इन्होंने सर्टिफाई किया कि ये सारे पंजाब की जो है वो जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज उसके अंदर आते हैं, बट एक टेलीमेट्री उन्होंने वहां पे साबित कर दिया नक्शों से इंडिया ने कि जी नहीं, ये तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में बहरहाल वो ड्रॉप हो गया, और बाकी 26 के लिए उन्होंने कहा जी ठीक है ये ओके। बट असल जो कैच आ गया वो आ गया जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स का। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में वजीर आजम पाकिस्तान ने जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, जुलाई 2024 में। पता ये चला, और उस वक्त वज़ीर आज़म साहब को ये यकीन दिलाया गया कि ये जो इसकी लैंड है ये बिल्कुल क्लियर है, इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है, और कोई किसी भी प्राइवेट पार्टी का क्लेम नहीं है। जब वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह कर दिया, अभी फिर वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह करने जा रहे थे, वहां पे प्रोटेस्ट हुआ। वो जो उनके ओनर्स थे उनको अभी तक अदायगियां नहीं हुई। तो जब प्रोटेस्ट हुआ तो एडीबी और जो एआईबी है उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, आपकी तो लैंड ही क्लियर नहीं है। अब खामोशी से उस लैंड की जो साइट है जो पहले H16 सेक्टर में थी उसको H11 में शिफ्ट कर दिया गया। बट कहानी यहाँ पे फिर खत्म नहीं होती। अब जो H11 वाली साइट है उसकी दोबारा एनवायरनमेंट स्टडी होगी। तो बॉटम लाइन ये है कि जो वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब $25 करोड़ इतनी मिन्नतों से इतनी गारंटियां लेकर इतनी शराइत मानकर करना चाह रहे थे, अब फौरी तौर पर नहीं हो रहा। और इसके अंदर एक और इंटरनल डिस्प्यूट ये पैदा हो गया है कि वजारत खजाना का जो एक्सटर्नल विंग है फाइनेंस का, उन्होंने इतराज कर दिया कि डेट मैनेजमेंट ऑफिस हमें बाईपास करके ये बाहर ये कर्जा लेने जा रहा है, ये खुद फॉरेन कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं, खुद ये वहां पे फीस पे कर रहे हैं, हमें कोई नहीं पता। तो दिस इज द नटशेल। पाकिस्तान इज इन अ सीरियस स्टेट जहां पे इनकी डेट के ट्रैप के अंदर है। इनको समझ नहीं आ रही कर्जे कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने। पॉलिटिकल स्लोगनिंग कर देते हैं, नारे लगा देते हैं, डेडलाइंस दे देते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ ये कर नहीं पाते। और उसकी वजह यह है कि हमें क्यों कर्जे लेना पड़ते हैं, वजह यह है कि हमारी जो है यानी कि हुकूमत आवाम के ऊपर तो भरपूर बोझ डालती है टैक्सों की सूरत में, लेकिन एफबीआर फिर भी अपने जो अहदाफ हैं या जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं उनमें उस तरीके से उनको कामयाबी मिल नहीं पाती। और जिस इनिशिएटिव का हम जिक्र करेंगे कि अभी तक वो क्यों उस तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप जब भी शॉपिंग करते हैं या किसी बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, किसी बड़े रिटेल स्टोर में जाते हैं, तो अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो टैक्स कटता है वो आपके डिटेल्स आपके सामने होती हैं। और वो जो मशीन है जो बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर आइडियली वो कनेक्टेड है एफबीआर के सिस्टम से, क्योंकि वजह ये होती है क्योंकि ये जो टैक्स लेते हैं जितने रिटेलर्स हैं वो टैक्स आवाम से तो ले लेते हैं। जो हमारे यहाँ माजी में सिस्टम रहा कि वो आवाम से तो ले लिया उन्होंने टैक्स, लेकिन आगे खुर्द बुर्द करके जो कौमी खजाने में जमा कराना चाहिए वो नहीं देते थे। लेकिन इस एनोमली को दूर करने के लिए पीटीआई के दौर में भी एक इनिशिएटिव लिया गया कि जिसे पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं, कि उसे कनेक्ट करें एफबीआर के सिस्टम से ताकि इस तरह की चोरी ना हो सके। लेकिन शहबाज, बिजनेस रिकॉर्डर की ये इंटरेस्टिंग खबर है, और इसका जो इनिशिएटिव था कि जो टियर 1 यानी कि जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं पहले उनको टारगेट किया जाए जिनकी करोड़ों अरबों में जो रेवेन्यू या आमदन होती है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सिस्टम्स जो हैं वो कनेक्टेड है एफबीआर के सिस्टम से, वो 80% जो हैं वो डिसकनेक्टेड हैं, यानी कि वो कंप्लाई नहीं हो रही। कि अगर फर्ज करें कि ऑफ हैं, यानी इसका मतलब है कि हो सकता है कि हम भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हमारी जेब से तो वो टैक्स कट गया, तो ये हमें नहीं पता कि वो जो टैक्स काट रहे हैं जो विद होल्डिंग एजेंट ही होते हैं कि वो आगे जमा करवा भी रहे हैं या नहीं करवा रहे। तो ये इसको एफबीआर क्या कर रही है अगर 80% इज नॉट कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड है या ऑफलाइन? देखिए कामरान, ये जो है ना पॉइंट ऑफ सेल का ये जो था कि आपका जो
फाइनल पेमेंट पॉइंट है वो FPR के सिस्टम से इंटरलिंक्ड होगा रियल टाइम में। ये सारी स्कीम जो है 1 रुपए की वजह से चल रही है। वो हम 1 रुपए की कहानी भी बताते हैं ब्रीफली, बट ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है सुहेल सरफराज साहब की, जो बिजनेस रिकॉर्डर के लिए काम करते, मेरे से भी 10 साल सीनियर है, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं। अच्छा, इनकी स्टोरी ये बता रही है कि जब बात आती है इन्फोर्समेंट की, कंप्लाइंस की, तो FBR बिल्कुल फेल हो जाता है। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी। ये बात हम जो पहले भी करते रहते हैं कि FBR का सारा जोर दो क्लासेस के ऊपर चलता है। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है क्योंकि ऑलरेडी नेट के अंदर उनको मारो, और दूसरा है तनख्वाहदार तबका जिनके पास कोई चॉइस नहीं, एट सोर्स उनकी सैलरी से ये अब 38.5% तक उनकी तनख्वाह में से ये ले जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं, और खुद ये कुछ करने के मूड में नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल का इनिशिएटिव 2019 में आया था, उसका मकसद यही था कि जो टैक्स की चोरी होती है, सेल्स टैक्स की भी और इनकम टैक्स, ये सेल्स को सप्रेस करती हैं। ये तमाम जो ज़्यादातर ये जो हमारे बिजनेस है ये करते हैं, और जब सेल सप्रेस होती है तो आपकी इनकम भी सप्रेस होती है। ये जो सुहेल सरफराज साहब की स्टोरी है उसके मुताबिक कोई 16,082 अभी तक, एक तो सबसे बड़ी बात है नंबर है ही 16,082 कुछ 6-7 साल की एफर्ट के बाद, जो इनके साथ जो ब्रांचेस थी वो लिंक थी रिटेलर्स जो थे। 16,082 के मुकाबले में 12,851 जो है वो डिसकनेक्टेड थे FPR के सिस्टम से। उनका जो सिस्टम, जो FPR के सिस्टम के ऊपर उनका जो स्टेटस आ रहा है वो डिसकनेक्टेड का आ रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो रिटेलर्स की बात होती है उनकी जो कंप्लायंस लेवल है सिर्फ 8.7%। 14,000 के मुकाबले में कोई 11,200 डिसकनेक्टेड। टेक्सटाइल जहां पे कंप्लायंस का लेवल 11.3%, और रेस्टोरेंट्स, हालांकि वहां पे फायदा भी है, 5% अब GST देते हैं, वहां पे भी कंप्लायंस का लेवल जो है वो इंतहाई लो। तो इसमें एक थोड़ी वजाहत कर दें। एक तो होता है कि कोई टेक्निकल हिच आ जाए कि टेम्परेरी वो सिस्टम से उसका लिंक नहीं है या डिसकनेक्ट हो गया, तो व्हाट डज दैट मीन कि डिसकनेक्टेड का क्या मतलब है कि बस वो डिसकनेक्टेड ही, वो रजिस्टर्ड है, वो ऑफ है, नेटवर्क की बनी। अच्छा, इसमें एक जो जेन्युइन चीज, कोई उस पे जो FBR है, FBR को इसमें कोई एक्शन नहीं लेता। इस पे मेहनत करना पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि उस इतने अरसे में जितना वो डिसकनेक्टेड रहा है, हमें क्या पता कि कितना उसमें सेल बनता था, कितनी सेल है। अच्छा, इसमें एक लॉजिक ये देने की कोशिश की जा रही है, इसका टाइम क्या था जब ये रिपोर्ट ली गई है कि ये रात का वक्त है, दिन का वक्त है, दोपहर का था, कौन सा वक्त है जिसके ऊपर वो सिस्टम उनके बंद थे। तो एक लॉजिक तो ये, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी 80% इज अ क्वाइट बिग नंबर, इसमें नॉर्मली भी नहीं हो सकती। देखिए, ये स्कीम शुरू से ही कामयाब नहीं होनी थी, ताजर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसके अंदर आने के लिए। FBR ने भी कर दिया, पॉलिटिकल इसके ऊपर स्लोगनिंग थी। शौकत तरीन जब वजीर खजाना थे, उन्होंने आपको पता है कि इनामी स्कीम भी निकाली थी कि जी 1 करोड़ रुपए तक इनाम देंगे, वो भी फ्लॉप हो गई। एक चीज बड़ी कामयाबी से कामरान चल रही है, वो ये है कि जब आप कोई पेमेंट करते हैं और उसकी पर्ची लेते हैं, आपने कपड़ा खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, आपने ग्रोसरी की घर के लिए, आपने कोई भी चीज की जिसकी दुकानदार ने आपको पर्ची दी, वो चाहे पर्ची 5 रुपए की है या 5 लाख रुपए की है, उसके ऊपर POS फी के नाम पर 1 रुपया आपसे लिया जाता है। आप कहने को तो 1 रुपया, आप हम सब लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। मैंने ऐसे चंद साल पहले इसके ऊपर हमने एक बड़ा प्रोग्राम भी किया था, इस पर FBR ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया था। अब ये जो 1 रुपया ये किधर जाता है? 1 रुपया जो है वो FBR के ऑफिसर्स की वेलफेयर के लिए जाता है। अच्छा। उनकी गाड़ियों में पेट्रोल के लिए, उनके और उनके किसी के खुशी गमी है, ग्रेड 17 से 19 या 19 तक है गालबन, तो उनकी वेलफेयर के लिए। इसका कोई नंबर है कि इस मद में एनुअली कितना पैसा इकट्ठा होता है? मेरा ख्याल इनके पास अभी जो कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पड़ी हो, कोई 1.61 बिलियन रुपये, जो स्टोरी के अंदर भी लिखा गया है, मेरा ख्याल नंबर इससे कहीं ज्यादा है। अमूमी तौर पर 50 करोड़ रुपए से जो ज्यादा है ना, ये पर एनम ये इकट्ठा कर दे। आप खुद अंदाजा कर ले, पाकिस्तान में इतनी जो रिसीट जनरेट होती, इतनी करोड़ में रिसीट्स हो रहे, हर रसीद के ऊपर 1 रुपया, वो फील ही नहीं होता आपको, और जमा करते करते वो FBR के पूल में जाता है। वो पैसा लेने में FBR बिल्कुल तैयार है, उसमें कतन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इस फीस की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सरासर ज्यादती है आवाम के साथ। बात 1 रुपए की नहीं, बात असूल की होती है। लेकिन आपने 1 रुपया ले लिया, आपने किया क्या? आपने लिया था POS के लिए, उसमें फिर उन्होंने रूल्स चेंज करके 90% जाएगा इसकी वेलफेयर के लिए और 10% जो आएगा इसकी POS के पर्पसेस के लिए जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे करोड़ों रुपया भी जा रहा है आवाम की जेब से। आपको पता है कि FBR के एम्प्लॉइज की 4 गुना तनख्वाहें भी बढ़ाई गई, 1000 गाड़ियां भी दी गई, टैक्स टारगेट्स फिर भी हासिल नहीं, और इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस का हालत ये है एज पर सुहेल सरफराज स्टोरी कि 80% जो है वो डिसकनेक्टेड वहां पे आ रही है। इसी आई थिंक क्या कहें कि अफसोसनाक नुक्ते के ऊपर प्रोग्राम का अख्ताम कर प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।